न्यू टॉपिक। सबसे पहले इरिगेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल ग्लोबल एस्टिमेट्स क्या हैं वाटर के, कितना वाटर ग्लोबली प्रेजेंट है। तो आपको पता है दो टाइप्स के वाटर होते हैं, एक तो सॉल्ट वाटर, एक फ्रेश वाटर। तो जो सॉल्ट वाटर है वो जनरली ओशियंस में प्रेजेंट है और कुछ फ्रेश वाटर है। तो जो ओशियन में वाटर है उसका वॉल्यूम है 1348 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब, जिसकी ओवरऑल परसेंटेज अगर आप ग्लोबली काउंट करें तो 97.5% वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है जो कि ओशियन में प्रेजेंट है। अब बात आती है फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर सिर्फ 37.5 बिलियन मीटर क्यूब है इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब, और जिसमें ओवरऑल 2.7% जो है टोटल फ्रेश वाटर है। 97.5 जो है आपका ओशियन वाटर है और 2.7 जो है फ्रेश वाटर है। क्लियर है। अब फ्रेश वाटर के भी डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट है फ्रेश वाटर, जैसे कि पोलर आइस और ग्लेशियर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका वॉल्यूम है 28.2 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब और जिसकी परसेंटेज है 2.7 में से 2.03%। ग्राउंड वाटर की अगर आप बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में जो ग्राउंड वाटर का पार्ट है वो 8.45 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब है, जिसमें जो सिर्फ 0.61% प्रेजेंट है। लेक्स और रिवर्स की बात करें तो लेक्स और रिवर्स 0.127 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब है और 0.01% सिर्फ लेक और रिवर वाटर है। अदर सोर्सेज की अगर आप देखें तो 0.723 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब आप अदर सोर्सेज से मिलेगा वाटर, जिसकी परसेंटेज 0.05% है। तो अगर टोटल अगर आप वाटर देखें तो 1385.5 इंटू 10⁻6 बिलियन मीटर क्यूब जो है वो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है ग्लोबली। ओवरऑल 100%, अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो 100% हो गई, जिसमें 97.5 ओशियन वाटर है और 2.7 फ्रेश वाटर है। अब बात आती है मल्टीपर्पज़ यूज़ ऑफ वाटर। वाटर का क्या आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो मल्टीपर्पज़ यूज़ है इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय वाटर एलोकेशन प्रॉपर्टीज़, जो कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के द्वारा डिस्क्राइब की गई है कि क्या क्या इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप वाटर का यूज़ करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। उसके बाद इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, फिर हाइड्रो पावर के लिए, इकोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, फिर एग्रो एंड नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज़, जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं या नॉन एग्रीकल्चरल, वहाँ पे भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेविगेशन एंड अदर यूसेस, तो शिपयार्ड वगैरह में आप नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वाटर, तो वहाँ पर भी यूज़ होती है। ये सब प्रायोरिटी ऑर्डर पे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर की है क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इरीगेशन की, फिर हाइड्रो पावर, इकोलॉजी, एग्रो एंड नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज एंड लास्ट में नेविगेशन एंड अदर यूजेस। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इरिगेशन की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इरिगेशन होता क्या है। ये वो साइंस है ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, कि आप वाटर को आर्टिफिशियली कैसे अप्लाई करते हैं लैंड पे इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर फुल नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप। मतलब ओवरऑल क्रॉप को फुल्ली ग्रो करने के लिए, पूरी तरीके से ग्रो करने के लिए पूरे क्रॉप पीरियड में आप जितना आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करते हैं वो साइंस कहलाती है इरिगेशन। क्लियर है। तो अब सपोज रेनफॉल नहीं हुई, बारिश वगैरह नहीं हुई, तो आपको अलग से वाटर की रिक्वायरमेंट होगी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो जो आप आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई करते हैं वो कहलाता है इरिगेशन। ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट है कि डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर क्रॉप को एक ही वाटर चाहिए कुछ क्वांटिटी में, यानी कि जितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप होंगी उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी। किसी की ज़्यादा होगी, किसी को ज़्यादा वाटर चाहिए, किसी को कम वाटर चाहिए, लेकिन सेम क्रॉप में हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी क्रॉप सेम भी है, सपोज आपको वीट जो है ग्रो करना है, गेहूं उगाना है, तो उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होगी, बट अगर डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे कि एक ही कंट्री की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग प्लेसेस पे गेहूं उगाने के लिए भी अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। क्यों?
क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। वहाँ पे सपोज़ कहीं रेनफॉल हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो जहाँ आप सपोज़ एक जगह ये एक प्लेस है और एक प्लेस ये है, तो यहाँ पे भी आप गेहूँ उगा रहे हैं और यहाँ पर भी, तो आपको पता होना चाहिए सपोज़ यहाँ पे रेनफॉल हो गई और यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई, तो यहाँ पर तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई और यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गई। टाइप ऑफ सॉइल पर भी डिपेंड करता है। आप सपोज़ यहाँ की सॉइल जो है परमेबल है यानी जो भी वाटर आपने डाला तो कुछ वाटर जो है वो परमेबल होने की वजह से सीपेज हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, और यहाँ की सॉइल लेस परमेबल है इसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर आपको कम वाटर रिक्वायरमेंट होगी। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, आप कैसे मेथड्स यूज़ करें, जितने अच्छे मेथड्स यूज़ करेंगे आपको वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ही कम लगेगी। यूज़फुल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्लाइमेटिक, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी क्रॉप सेम भी है तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? कुछ एडवांटेजेस हैं इरिगेशन के कि आप इरिगेशन कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो पहली बात तो इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन, जब प्रॉपर ग्रो होगी क्रॉप, फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। एंश्योर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ यील्ड, यानी कि ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ यील्ड मिल जाएगी। जैसे कि सपोज अगर आप एक ग्राफ देखते हैं, इधर आप यील्ड को शो कर रहे हैं और इधर आप वाटर को शो कर रहे हैं। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे आपने वाटर शो किया और वाई एक्सिस पे आपने यील्ड शो किया, तो जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे आप वाटर क्रॉप को देते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। यील्ड मतलब होता है ग्रोथ, तो उस हिसाब से ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ यील्ड, यानी कि उस हिसाब से ग्रोथ बढ़ती गई और फाइनली एक लिमिट आई कि आपने देखा कि एक वाटर इस लेवल पे पहुँचे जिसमें उसमें ऑप्टिमम ग्रोथ मिल गई, यानी कि इस वाटर कंटेंट को कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। वो वाटर कंटेंट जिस पे आपको पूरी फुल ग्रोथ मिल रही है, यानी ऑप्टिमम ग्रोथ मिल रही है, तो वो आपका कहलाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद ओएमसी के बाद अगर आप वाटर बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो, यील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि यील्ड जो है वाटर इंक्रीज होने पे एक लिमिट तक इंक्रीज़ होती है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, या एक लिमिट तक इंक्रीज़ होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, या कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक लिमिट तक तो ये इंक्रीज़ होती है, उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे अगर आप इरिगेशन वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर वाटर मिल रहा है, यानी क्रॉप प्रॉपर ग्रो हो रही है, तो आपको ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ यील्ड भी ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का भी एलिमिनेशन कर सकते हैं कि पता चला एक ही फील्ड में आप 2 या 3 टाइप की क्रॉप जो है ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप प्रॉपर वाटर आपके पास है, आर्टिफिशियली आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिक्स क्रॉपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, वाटर आपके पास सफिशिएंट है। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई भी इम्प्रूव कर लेंगे। इनलैंड नेविगेशन, अगर आपको इनलैंड नेविगेशन मतलब लैंड के नीचे नेविगेशन प्रॉपर करना है, तो आपको पास वाटर है तो आप इजीली जो है इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं। अफॉरेस्ट्रेशन कर लेंगे, ये अफॉरेस्ट्रेशन है। और फॉरेस्ट्रेशन मीन्स प्रॉपर जो है, जो भी फॉरेस्ट वगैरह है वहाँ पर भी प्रॉपर वाटर मिल जाएगा, प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी। तो इरिगेशन वाटर के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो कुछ इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपने ओवर इरिगेशन कर दिया तो मे कॉज वाटर लॉगिंग। मतलब क्या है कि सपोज आपकी ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो अगर ग्राउंड लेवल है, आपने इरिगेशन इतना ज़्यादा कर दिया कि मोस्टली ये जो सॉइल है इसके नीचे की, ये सारी की सारी सॉइल सैचुरेट हो गई, सबमर्ज हो गई वाटर से, यानी जो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे थी वो ऊपर पहुंच गई। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि वाटर लेवल जो है आपका इतना ऊपर पहुँच गया कि प्रॉपर जो क्रॉप थी, सपोज़ ये क्रॉप की रूट है, तो इसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाई ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो गई, यानी यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्रॉप की। तो जो कि वाटर लॉगिंग क्या करेगा, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? यहाँ पे जब
प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से ग्रो नहीं हो पाएगी, तो ये क्रॉप क्या हो जाएगी, इल एरेटेड हो जाएगी। यानी कि ये जो सॉइल है आसपास की आपकी इल एरेटेड हो जाएगी, यानी प्रॉपर एयर नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से क्रॉप में ग्रोथ नहीं होगी। इरीगेशन में लीड टू क्रिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर डिसीजेज। अब पता चला इरीगेशन आपने ज़्यादा कर दिया तो वाटर लॉगिंग वगैरह या इतना वाटर प्रेजेंट हो गया कि फाइनली वहाँ पर क्या हो गया, डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू और मलेरिया की वजह से जो भी कंडीशंस वेट हो जाएगी तो वहाँ पे डेंगू और मलेरिया के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। इरीगेशन में लीड टू सीपेज ऑफ नाइट्रेट इनटू ग्राउंड वाटर टेबल। अब आप इरीगेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियली वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि नाइट्रेट प्रेजेंट होता है क्रॉप वगैरह में, तो उस नाइट्रेट का क्या होगा, सीपेज हो जाएगा वाटर के साथ, और वो नाइट्रेट कहाँ मिल जाएगा, जाके ग्राउंड वाटर टेबल में। तो बट क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जो है नाइट्रेट जब आप वाटर टेबल में सीपेज हो जाएगा तो प्रॉपर क्रॉप को नाइट्रेट नहीं मिल पाएगा। कुछ टाइप्स हैं इरीगेशन के, जैसे कि इरिगेशन जब आप करते हैं तो दो टाइप से कर सकते हैं, या तो सरफेस इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन। तो जब सरफेस इरिगेशन होता है उसमें दो टाइप्स हैं, फ्लो इरिगेशन, या तो आप फ्लो करा दें या आप लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं। फ्लो में भी दो टाइप्स हैं, पेरेनियल इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन। और सब सरफेस में दो टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल इरिगेशन। क्या होता है कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका जो है ग्राउंड लेवल है, क्लियर है, तो यहाँ पे कोई क्रॉप होगी, ग्रो हो रही होगी, ठीक है। तो जब ये क्रॉप जो है आपकी यहाँ पे लगी है और इसकी जब आप रूट की बात करेंगे तो कुछ रूट इस टाइप से होगी अंदर। तो ओवरऑल जो एरिया होता है, सपोज अगर मैं कहूँ कि ये जो है ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया है ये आपका सॉइल मॉइस्चर का कहलाएगा, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सॉइल मॉइस्चर। क्योंकि अब सपोज यहाँ तक आपकी रूट्स जो हैं स्प्रेडेड हैं, तो ये आपका जोन होगा, दो जोन में डिवाइड कर देंगे, तो ये पहला जोन आपका कहलाएगा रूट जोन, और ये जो नीचे का जोन होता है इसको आप कहते हैं कैपिलरी जोन या इंटरमीडिएट जोन, क्लियर है। यानी ग्राउंड वाटर टेबल और रूट जोन के बीच का जो है जोन है, इसीलिए इसको आप कह देते हैं इंटरमीडिएट जोन। तो यहाँ तक ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये बेस लेवल आ गया, तो यहाँ तक तो ओवरऑल वाटर रहेगा, फिल वाटर टेबल यहाँ पर है, और ये जो है आपका रूट जोन कहलाएगा, ये कैपिलरी जोन। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इरिगेशन आप दो टाइप से कर सकते हैं, यानी रूट जोन में आपको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करना है तो या तो आप डायरेक्ट सरफेस पे ही वाटर प्रोवाइड कर दें, क्लियर है। ये जो सरफेस है इसके थ्रू वाटर प्रोवाइड किया और फाइनली ये रूट जोन में पहुंच गया और आपके क्रॉप को प्रॉपर वाटर रिक्वायर हो गया, तो ये कहलाता है सरफेस इरिगेशन। सेकंड होता है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस का मतलब है कि डायरेक्टली आपने ग्राउंड वाटर टेबल यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे वाटर फ्लो कराया और वो रूट जोन तक पहुंच गया, तो वो कहलाता है आपका सब सरफेस इरिगेशन। यानी जो भी वाटर आप अप्लाई कर रहे हो वो सरफेस के नीचे से होकर क्रॉप को मिल रहा है। जैसे कि दो टाइप के सब सरफेस इरिगेशन है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है कि जो भी वाटर था वो क्या हुआ, सीप हो गया, यानी ग्राउंड लेवल से सीपेज होते होते वो क्रॉप तक आपके रिक्वायर्ड हो गया, तो फाइनली ये कहलाएगा नेचुरल इरिगेशन, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। और ओवरऑल सेकंड आर्टिफिशियल क्या होता है कि जो रूट जोन है इसी में आपने ड्रेन्स प्रोवाइड कर दी, क्लियर है। तो ग्राउंड के नीचे कुछ ड्रेन्स प्रोवाइड कर दी जो परफोरेटेड होती हैं, इसमें वाटर फ्लो करा दिया, तो ये वाटर क्या होगा आपके रूट जोन तक पहुंचता चला जाएगा और फाइनली आपको वाटर क्रॉप को मिल जाएगा। सरफेस इरिगेशन में दो टाइप्स हैं, एक तो फ्लो इरिगेशन एक लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो मतलब है कि कहीं से आपने रिवर वगैरह के थ्रू वाटर फ्लो करा दिया और सरफेस पे आ गया, तो उसके थ्रू जो क्रॉप को वाटर मिल रहा है वो कहला रहा है सरफेस इरिगेशन यानी कि फ्लो इरिगेशन। और लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल में वाटर था आपने क्या किया, इसको लिफ्ट किया किसी पंप वगैरह के थ्रू और उसको जो है सरफेस पे अप्लाई करवा दिया, तो वो कहलाता है आपका लिफ्ट इरिगेशन, क्लियर है।
अब आप बात करते हैं फ्लो इरिगेशन में, तो वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पेरेनियल, एक फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल मतलब है सदाबहार, यानी कोई रिवर वगैरह है जो पेरेनियल रिवर है उसके थ्रू आपने फ्लो कराते रहे तो फाइनली आपको इसको सरफेस पे वाटर मिलता रहा, जिसके थ्रू क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरा है फ्लड इरिगेशन। फ्लड मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपने एक फ्लो करा दिया, फ्लड ओवरऑल करा दिया, यानी ओवरऑल डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा फ्लो कराया, जिसके थ्रू आपको जो है वाटर यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, यानी कोई फ्लड वगैरह आया जिसके थ्रू सरफेस पे वाटर आ गया, उसके थ्रू जो क्रॉप को वाटर मिल गया, वो कहलाता है फ्लड इरिगेशन। देख लीजिए इनकी डेफिनेशंस कि सरफेस इरिगेशन में पहला आता है फ्लो इरिगेशन, यानी जब वाटर इज़ अवेलेबल एट हायर लेवल एंड इट इज़ सप्लाइड टू अ लोअर लेवल, तो जो हायर लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे वाटर है उसको लोअर लेवल पे सप्लाई करना है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज़ कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। जो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आप ग्रेविटी के थ्रू जो फ्लो कराते हैं वाटर का, वो क्या कहलाता है? फ्लो इरिगेशन। सेकेंड होता है लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि आप किसी मैकेनिकल मीन्स यानी कि पंप्स वगैरह के थ्रू आप ग्राउंड वाटर टेबल का जो वाटर टेबल का जो वाटर है उसको आपने लिफ्ट कर दिया और उसको सप्लाई कर दिया सरफेस पर, तो वो इरिगेशन कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं फ्लो इरिगेशन के, पेरेनियल और फ्लड इरिगेशन। तो पेरेनियल क्या होता है कि इन पेरेनियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन आप पेरेनियल है यानी पेरेनियल रिवर्स के थ्रू करा रहे हैं तो कांस्टेंट फ्लो और कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई मिलती रहेगी सरफेस पे, तो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है पूरे क्रॉप पीरियड में, तो वो इरिगेशन कहलाता है पेरेनियल इरिगेशन। क्लियर है? फ्लड इरिगेशन क्या होता है कि जो इरिगेशन सॉइल है वो सबमर्ज हो जाएगी वाटर से एंड फ्लडेड विद वाटर, इतना ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर दिया है कि जो सॉइल है वो पूरी सबमर्ज हो जाएगी, सो एज टू कॉज फुल सैचुरेशन ऑफ द फील्ड, जिससे ओवरऑल फील्ड क्या हो जाएगी? फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी। इस टाइप का इरिगेशन कहलाता है फ्लड इरिगेशन। अब आता है सब सरफेस इरिगेशन, तो उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, एक आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरली क्या है कि कुछ वाटर क्या हुआ, लीकेज हो गया चैनल्स के थ्रू, अब वो अंडरग्राउंड चला गया यानी कि सॉइल के अंदर चला गया ड्यूरिंग पासेस थ्रू सब सॉइल, जिससे कि ओवरऑल क्रॉप आपकी क्या हो गई? कैपिलैरिटी के थ्रू इरिगेट हो गई, तो वो कहलाता है नेचुरली सब सरफेस। यानी चैनल वगैरह फ्लो हो रहे थे जिसमें वाटर था, वो लीक हो गया और सीपेज हो गया उसका और ग्राउंड सॉइल में ऐड हो गया। क्लियर है? तो उससे जो आपको वाटर मिल गया क्रॉप को, वो आपका कहलाता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। When underground irrigation is achieved simply by natural process without any extra effort, यानी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, चैनल के थ्रू ऑटोमेटिकली वाटर सीपेज हो गया और वो आपके क्रॉप को मिल गया, तो उसको कहते हैं नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि ओपन ज्वाइंट ड्रेन्स प्रोवाइड करा देते हैं, आर लेड आर्टिफिशियली बिलो द सॉइल सो एज टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप्स बाई कैपिलैरिटी। क्या होता है कि सपोज ये आपका क्या है? ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये क्रॉप रूट है यानी ये रूट जोन है आपका, तो ओवरऑल आपने क्या किया? रूट जोन में यहाँ पे ड्रेन्स प्रोवाइड करा दी और ये परफोरेटेड ड्रेन्स है यानी कि यहाँ पे कुछ होल्स साथ में प्रोवाइड कराते रहे आप, तो इसके थ्रू जो वाटर आपने प्रोवाइड कराया इस ड्रेन्स में, तो ये परफोरेशंस के थ्रू क्रॉप्स वगैरह में पहुँचता रहेगा और कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू जो है क्रॉप को प्रॉपर वाटर रिक्वायर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इरीगेशन मेथड कहलाता है आर्टिफिशियल सब सरफेस इरीगेशन। क्लियर है? तो ये जो है परफोरेटेड ड्रेन्स आप प्रोवाइड करा देते हैं और जिसके थ्रू ओवरऑल आर्टिफिशियली क्रॉप को वाटर मिल जाता है। अब कुछ टेक्निक्स हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की इन फील्ड्स, यानी कि फील्ड में आप कैसे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच इरीगेशन वाटर कैन बी अप्लाइड टू द फील्ड। तो पहला है जैसे फ्री फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग में आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ऑर्डिनरी फ्लडिंग कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ ये मेन सप्लाई ड्रेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपने मेन सप्लाई यहाँ से करी आपने इस ड्रेन से, सपोज़ क्यू डिस्चार्ज फ्लो कराया, उसके बाद आपने यहाँ पे सब्सिडरी ड्रेन निकाल दी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह इसकी निकाल दी। तो यहाँ पे ओवरऑल ये आपकी कहलाएगी सब्सिडियरी ड्रेन।
क्लियर है, यानी कि उसकी जो ब्रांच है मेन सप्लाई ड्रेन की, तो उसकी आप सब्सिडरी निकाल दी और यहाँ पे कहीं थोड़े डिस्टेंसेस पे क्या किया, आउटलेट्स प्रोवाइड करा दिए। आउटलेट मतलब थोड़ा स्पेस प्रोवाइड करा दिया जिससे इस ड्रेन के थ्रू वाटर यहाँ पे आ सके। तो ये फील्ड है, सपोज यहाँ पे क्रॉप वगैरह है, तो ओवरऑल इन आउटलेट्स के थ्रू ये जो है ये एरिया कहलाता है ये आउटलेट्स, ठीक है, यानी ये आउटलेट्स प्रोवाइड करा दिए। तो इन आउटलेट्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर वाटर मिल जाएगा और ओवरऑल जितना क्रॉप को ग्रो होने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। सेम ये ड्रेन, दूसरी ड्रेन ये थी, तो यहाँ पर भी आउटलेट प्रोवाइड करा दिए, तो इसके थ्रू यहाँ पर जो भी ओवरऑल क्रॉप्स होंगी तो उनको वाटर मिल जाएगा। तो ये कहलाता है फ्री फ्लडिंग। इसमें क्या है कि आपने एक बार डिस्चार्ज फ्लो कराया और फाइनली ये सब्सिडरी ड्रेन्स के थ्रू मिलता चला गया और आउटलेट्स में पहुँच गया। तो फ्री फ्लडिंग का मतलब है कि इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है वाटर का, आपने एक बार फ्लो कराया वो पहुंचता चला गया ऑटोमेटिकली। हो सकता है कि यहाँ पर क्रॉप को ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट हो लेकिन यहाँ पे फ्लो हुआ, उसके बाद ये आगे बहता चला गया, तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप वाटर को। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग या बाइल्ड फ्लडिंग। क्लियर है, बिकॉज द फ्लो ऑफ वाटर इज़ अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे वाटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो मेथड है इज सुइटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी आपकी क्रॉप बहुत ज़्यादा क्लोज है, पास हैं, तो उनमें वाटर अच्छे से पहुंच जाएगा, तो उनके लिए सुइटेबल है। बट द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ लो फॉर दिस मेथड, यानी जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है क्योंकि ओवरऑल अनकंट्रोल्ड है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसके बाद वाटर आगे बहता चला जा रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो प्रॉपर जो रूट जोन में जितना वाटर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी। अब पता चला प्रॉपर प्लेन नहीं है, कोई इरेगुलर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, फ्री फ्लडिंग करा देंगे तो ईजिली वाटर मिलता चला जाएगा। दिस इज़ नॉट सुइटेबल फॉर हैवी इरीगेशन, हैवी इरीगेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। मतलब सपोज किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, हैवी इरीगेशन चाहिए, तो वहाँ पर उसके लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि एक बार ये फ्लो हो रहा है, अनकंट्रोल्ड है, आगे बढ़ गया, पता चला इस क्रॉप को कुछ ज़्यादा वाटर चाहिए थी, यानी हैवी इरीगेटेड क्रॉप्स हैं तो वो वाटर इनको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हैवी इरीगेशन के लिए ये मेथड सुइटेबल नहीं है। सेकेंड मेथड आता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है कि आप लैंड्स को जो है, सपोज ये आपने देखा मेन सप्लाई ड्रेन थी, यहाँ पे आपने आउटलेट्स प्रोवाइड करा दिए, क्लियर है, ये आउटलेट जिनके थ्रू वाटर इसमें आ जाएगा, तो आपने क्या किया कि इसको नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया लैंड को, यानी कि ये लिवीज कहलाती हैं या स्ट्रिप्स कहलाती हैं जिसको बॉर्डर्स कहते हैं, यानी बॉर्डर्स वगैरह बना दिया आपने, और बॉर्डर्स के बाद इन फील्ड को डिफरेंट बॉर्डर में, यानी क्यारियाँ जिनको कहते हैं, तो इन क्यारियों में डिवाइड कर दिया और ये आउटलेट्स बना दिए, तो इनके थ्रू इस फील्ड में वाटर आ जाएगा, फिर उसके बाद इस आउटलेट के थ्रू इस फील्ड में आ जाएगा। तो इस टाइप से ओवरऑल जो इरिगेशन मेथड होता है ये कहलाता है बॉर्डर फ्लडिंग। तो इनके बीच का जो विड्थ होती है वो कन्फाइन करते हैं 10 से 20 मीटर तक, और ओवरऑल जो हाइट होती है, लेंथ होती है प्रॉपर लिवीज़ की, वो 100 से 400 मीटर तक होती है, और थिकनेस जो प्रोवाइड करते हैं वो 10 to 15 सेंटीमीटर। तो जब आप कोई भी लिवी बना रहे हो तो थोड़ा सा उठा के बनाएंगे ना, तो इस टाइप का बना दिया आपने, ये ग्राउंड लेवल था, इतनी उठा के बनाई है, तो ओवरऑल थिकनेस कितनी प्रोवाइड करते हैं 10 to 15 सेंटीमीटर। तो कुछ क्यारियाँ बना दी, यानी क्यारियाँ जैसे कि ओवरऑल बॉर्डर्स बना दिए और इनको लैंड को कवर कर दिया, तो इससे जो वाटर इस लैंड्स में प्रोवाइड होता है वो मेथड आपका कहलाता है बॉर्डर फ्लडिंग। सपोज अगर मैं कहूँ F इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितनी डेप्थ तक जो है सॉइल वाटर को स्टोर कर सकती है, और वाई जो है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर है फ्लोइंग थ्रू स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप के थ्रू आप कितनी डेप्थ में वाटर को फ्लो करा रहे हैं आउटलेट से, और क्यू सप्लाई ऑफ वाटर है मेन डिच में, यानी कितना आपने सप्लाई किया था, टी कितना है टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट अ क्रॉप, यानी किसी क्रॉप को इरीगेट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2.303 y अपॉन एफ log बेस 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। क्लियर है,
तो ये फॉर्मूला ओवरऑल कहलाता है आपका कि कितना टाइम लगेगा किसी क्रॉप को इरिगेट करने में पर्टिकुलर एरिया के साथ। क्लियर है? यानी कि सपोज इस एरिया की ओवरऑल फील्ड है, इसको इरिगेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। वाई जहाँ पर क्या है कि कितनी डेप्थ में आप वाटर फ्लो करा रहे हैं, सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है वो एफ है, ओवरऑल कितना डिस्चार्ज आप फ्लो करा रहे हैं। अब सपोज इफ़ ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि टाइम जो है वो इनफाइनाइट लग रहा है, तो टाइम इनफाइनाइट लगने के लिए क्या होगा कि Q माइनस एफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी, तभी ओवरऑल टाइम इनफाइनाइट होगा। तो ओवरऑल Q माइनस एफ ए इक्वल टू 0 होगा। बट जब टाइम इनफाइनाइट लग रहा है, यानी किसी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन में एरिया क्या बन जाएगा, मैक्सिमम एरिया, क्योंकि जब इनफाइनाइट टाइम तक आप क्रॉप को इरिगेट कर रहे हो तो ओवरऑल मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो जाएगा, तो A बिकम्स A मैक्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, Q माइनस एफ इंटू A मैक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो अगर आप A मैक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन F। तो ओवरऑल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम एरिया बताइए अगर डिस्चार्ज और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी गिवन है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया तब मिलेगा, मैक्सिमम एरिया तब इरिगेट होगा जब आपको इरिगेट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, यानी इनफाइनाइट टाइम तक वाटर फ्लो होता चला जा रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो जाएगा। तो उस केस में Q अपॉन एफ करके आप ओवरऑल मैक्सिमम एरिया फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देख लीजिए कि डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर इन एरिया अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 क्यूमेक। तो ओवरऑल आपको एरिया गिवन है कि उसका टाइम निकालना है कि एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसका एरिया कितना है 0.04 हेक्टेयर, इतना एरिया इरिगेट करना है और डिस्चार्ज जो है वो फ्लो करा रहे हैं 0.02 क्यूमेक। क्लियर है? द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल में बी टेकन एज, तो एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर पर आवर एंड द एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड इज 10 सेंटीमीटर, और वाई की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो डिटरमाइन दी मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज। पहले तो टाइम निकालना है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इसको इरीगेट करने के लिए, तो फॉर्मूला है 2.303 वाई अपॉन एफ लॉग बेस 10 Q अपॉन Q माइनस एफ ए। क्लियर है? तो आपको पता है 2.303 वाई की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर, लॉग बेस 10 Q आपको डिस्चार्ज जो है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में गिवन है, और उसको अगर आप मीटर क्यूब पर सेकेंड में है और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये आर में है और ये आपका सेकेंड में है, तो इसको आर में भी कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल जब आप इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 0.02 इंटू 10⁶, और सेकेंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो कितने से 60 इंटू 60। ठीक है? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अब ये वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर आवर में, तो 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं डिस्चार्ज की वैल्यू 0.02 इंटू 3600 इंटू 10⁶, ये हो गई सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। और ओवरऑल Q की वैल्यू किस में है, Q यहाँ पे सेम रख देंगे 0.02 इंटू 3600 इंटू 10⁶ माइनस एफ कितना है 5 सेंटीमीटर पर आवर है, इंटू एरिया। अब एरिया को, ये हेक्टेयर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी सेम यूनिट में आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे,
0.04 हेक्टेयर है, यानी कि इसको 10⁴ किया, अब ये मीटर स्क्वायर बन गया, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁴ से आप फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6508 आवर्स। ठीक है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 39.04 मिनट्स। अब आपको पूछा है मैक्सिमम एरिया भी बताइए, तो मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, Q/F। तो इससे आप मैक्सिमम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्चार्ज आपको गिवन है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी आपको गिवन है। तो डिस्चार्ज क्या है, 0.02 इंटू 10⁶ इंटू 3600 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर और डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करें तो 1440 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, इसको 10⁴ से डिवाइड कर दीजिए तो ओवरऑल मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो 1440 मीटर स्क्वायर आपका मैक्सिमम एरिया आ गया। नेक्स्ट मेथड आता है इरिगेशन का चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होता है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है ऑर्डिनरी या फ्री फ्लडिंग की। क्लियर है, इसमें क्या है, ऑर्डिनरी और फ्री फ्लडिंग में क्या था कि जो मेन सप्लाई ड्रेन थी इससे जो वाटर फ्लो हो रहा था और इन आउटलेट्स के थ्रू आ रहा था, आपने क्या किया कि ओवरऑल यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, मेन ड्रेन्स वगैरह बना दी, सब्सिडरी ड्रेन्स। तो ओवरऑल उसमें क्या कर रहे थे कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे आप वाटर को। तो चेक फ्लडिंग का मतलब है कि बस इसमें वाटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय सराउंडिंग दी चेक एरिया विद लो एंड फ्लैट लिवीज। आपने बहुत फ्लैट लिवीज बना दी, यानी कि बहुत फ्लैट है, कोई थिकनेस ज़्यादा नहीं रखी और इसको फ्लैट लिवीज से कवर कर दिया इस एरिया को। तो ओवरऑल जो इस आउटलेट से ये वाटर इसमें आएगा तो फाइनली क्या होगा, वाटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस क्रॉप या इस फील्ड में जितना एरिया इरिगेट होना है उसमें वो वाटर रुका रहेगा। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि वो वाटर अनकंट्रोल था, वो फिर से निकल गया, फ्लो हो गया कहीं और। तो इस टाइप का मेथड कहलाता है चेक फ्लडिंग, जिसमें आप लो और फ्लैट लिवीज की हेल्प से, इसके जो क्रॉस में प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं क्रॉस लिवीज, तो इनकी हेल्प से जो है आप ओवरऑल एरिया को सराउंड कर सकते हैं और ओवरऑल वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर लो परमेबल एज वेल एज हाई परमेबल सॉइल। दोनों टाइप की सॉइल के लिए सुइटेबल है। क्लियर है, क्योंकि फ्लैट लिवीज की हेल्प से वाटर को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप किसी भी टाइप की सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहलाता है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लडिंग है जो कि यूज़ करी जाती है, अडॉप्टेड फॉर ऑर्चर्ड ट्रीज़। तो ऑर्चर्ड ट्रीज़ क्या होते हैं, ऑर्चर्ड मतलब बगीचे वगैरह, जहाँ पे बगीचे वगैरह के पेड़ हैं तो वहाँ के बेसिकली आप बेसिन फ्लडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज़ क्या होता है कि आपने ये इस टाइप से ड्रेन्स प्रोवाइड कर दी, ये मेन सप्लाई ड्रेन थी, तो मेन सप्लाई ड्रेन से आपने ये सब्सिडरी ड्रेन्स निकाल दी। क्लियर है, सिमिलरली इधर साइड से ये मेन सप्लाई जा रही थी और यहाँ से आपने सब्सिडरी ड्रेन्स वगैरह प्रोवाइड कर दी। तो ये तो हो गई आपकी मेन सप्लाई ड्रेन जिससे आप मेन सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और फाइनली ये हो गई आपकी सब्सिडरी ड्रेन। तो ये फाइनली ये मेथड क्या करता है कि आप जहाँ पे ऑर्चर्ड ट्रीज़ हैं, सपोज़ ये एरिया हो गया, यहाँ पे ओवरऑल ये बगीचे वगैरह हैं और यहाँ पर हैं, तो आप वहीं पर उस हिसाब से जो है सब्सिडरी ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे जो भी वाटर सब्सिडरी ड्रेन्स के थ्रू जाए तो वो फाइनली आपके ऑर्चर्ड ट्रीज़ के पास पहुंच जाए। क्लियर है, यानी कि जो बगीचे वगैरह हैं सिर्फ वहीं पर आप इस टाइप से ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं कि सारा वाटर क्या हो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। तो इस टाइप का मेथड आपका कहलाता है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग जो है मेनली ऑर्चर्ड ट्रीज़ के लिए ही यूज़ करी जाती है। आप बेसिन्स वगैरह प्रोवाइड करते जाते हैं, एक एरिया आपने सपोज बेसिन प्रोवाइड कर दिया, एक एरिया बना दिया और सादा जो सब्सिडी ड्रेन का वाटर है वो सीधे उस ऑर्चर्ड ट्रीज़ के पास ही पहुंचा। नेक्स्ट मेथड कहलाता है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन क्या होता है कि ओवरऑल डिचेस, छोटी छोटी डिचेस या ड्रेन्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे प्रोवाइड कर देते हैं विच आर एक्सकवेटेड बिटवीन रोज ऑफ प्लांट्स एंड कैरी इरिगेशन वाटर थ्रू इट। क्लियर है, क्या करते हैं इसमें कि सपोज़ ये आपकी मेन सप्लाई ड्रेन जा रही थी,
तो आपने क्या किया कि मेन सप्लाई ड्रेन से यहाँ पर छोटे डिचेस प्रोवाइड कर दिए। डिचेस मतलब छोटे छोटे गड्ढे बना दिए और उसमें पानी फिल हो गया। यानी ये मेन सप्लाई ड्रेन से आपने इन डिचेस में ये डिचेस बना दिए छोटे, तो ये एरिया इसमें क्या हुआ, इसमें पानी फिल हो गया। क्लियर है। अब इसमें जब पानी फिल हो जाएगा तो फाइनली ये क्रॉप्स हैं आपकी, तो ये जो क्रॉप्स होंगी तो इन पानी में फिल होने की वजह से इन क्रॉप्स के थ्रू इन क्रॉप्स को वाटर मिल जाएगा। इसमें फिल होने की वजह से जो भी सीपेज होगा ग्राउंड के थ्रू इन क्रॉप्स को रूट जोन में वाटर प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे ओवरऑल क्रॉप आपकी ग्रो हो जाएगी। तो ये आपकी कहलाते हैं फरो। फरो मतलब एक डिचेस या ड्रेन्स, तो ये एरिया फरो कहलाता है। इस टाइप से आप फरो बना देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, यानी मेन सप्लाई ड्रेन के थ्रू पानी फिल हो जाता है, जिससे ओवरऑल क्रॉप को वाटर मिल जाता है। अब इसमें क्या है, वाटर सिर्फ इतने एरिया में ही फिल है, तो जब इतने एरिया में फिल है तो कम से कम एरिया है वाटर का, तो इसमें इवेपोरेशन वगैरह भी कम होगा। इसका मतलब है कि जो लॉसेज हैं वो 20 से 50% लैंड एरिया के 20 से 50% जो है वेटेड होता है लैंड एरिया, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन लॉसेज हैं वो कंसिडरेबली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। वैसे क्या आप 100% लैंड में प्रोवाइड कर रहे थे, इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ 20 से 50% लैंड एरिया ही वेट हो पा रहा है और उसकी वजह से इवेपोरेशन लॉसेज भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है कि जिसमें वाटर जो है आप पाइप के थ्रू अप्लाई करते हैं स्प्रे की फॉर्म में। सपोज ये आपने एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया कि कुछ इस टाइप के ओवरऑल प्रोवाइड कर देते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इस पंप्स में, ठीक है, जिसमें ओवरऑल क्या होते हैं, ये पोर्ट्स होते हैं, परफोरेशंस होते हैं, तो इनसे जो है वो आपका वाटर निकलता रहता है। फाइनली यहाँ से ये वाटर जो है स्प्रे होता रहेगा और जो भी आसपास की इरिगेटेड फील्ड है वहाँ पर उसको वाटर मिल जाएगा, यानी क्रॉप ग्रो करने के लिए जो भी एरिया है आसपास का उसमें ये वाटर फ्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये पंप जो प्रोवाइड कर रहे हैं या नेटवर्क ऑफ पाइप और पंप्स का नेटवर्क है, वाटर इज़ मेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो इसमें जो है इनके थ्रू इस यहाँ पे जो है ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं पाइप का, तो यहाँ से वाटर का स्प्रिंकलर होता रहता है, यानी स्प्रे होता रहता है, जिससे ओवरऑल एरिया क्या होता है आपका इरिगेट हो जाता है। तो जो भी एरिया इरिगेट होता है तो सबसे पहले तो ये वहाँ आप अडॉप्ट करते हैं जहाँ की जो भी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा परमेबल है या लेस परमेबल है। यानी परमेबल होगी तो अगर आप खाली फ्लडिंग या नॉर्मल वाटर प्रोवाइड करते तो मोस्टली वाटर क्या हो जाता, सीपेज हो जाता, अंदर ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता। इसकी हेल्प से क्या है कि उतना वाटर स्प्रिंकलर हो रहा है, यानी क्रॉप को मिल पा रहा है, और फाइनली ज़्यादा वाटर नहीं है जिसकी वजह से क्या हो जाए, सीपेज हो जाए। तो इसमें क्या है कि कोई भी लेबर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक बार आपने पंप इंस्टॉल कर दिया उसके बाद ऑटोमेटिकली ये क्रॉप क्या होती रहेगी, इरिगेट होती रहेगी। क्लियर है। ये आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ ट्रोपोग्राफी जो इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर लैंड है आपकी, प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर के थ्रू जो है प्रॉपर हर लैंड पर क्या होगा, वाटर प्रोवाइड हो जाएगा। तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट कैन बी यूज व्हेन ट्रोपोग्राफी इज़ इरेगुलर। जहाँ की टोपोग्राफी इरेगुलर है वहाँ पर स्प्रिंकलर के थ्रू जो है वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। वाटर टेबल जहाँ की हाई है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप वाटर नॉर्मली प्रोवाइड करेंगे फ्लो तो वो वाटर टेबल से मिल जाएगा, तो रूट जोन में वाटर नहीं मिल पाएगा। तो फाइनली आप स्प्रिंकलर के थ्रू जो है क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ की सॉइल परमेबल या लेस परमेबल है तो वहाँ पे सीपेज होने के चांसेस हैं, इसीलिए आप स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ वाटर ईजिली अवेलेबल नहीं है, अब पता चला आपने फ्लो या ऑर्डिनरी फ्लडिंग करा दी तो वहाँ का वाटर वेस्ट हो जाएगा। जब वाटर ईजिली अवेलेबल नहीं है तो स्प्रिंकलर के थ्रू जो है आप क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ सीपेज लॉसेस ज़्यादा हैं, जब सीपेज लॉस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आप इस टाइप का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। जहाँ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर टू बी मिक्सड विद वाटर, यानी जो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि आप क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं वो अगर वाटर के साथ मिक्स हो गए तो उनका कोई यूज़ नहीं बचा, यानी प्रॉपर क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगी। इसीलिए वहाँ पर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड वाटर के साथ ना मिक्स हो पाए और प्रॉपर आपकी क्रॉप ग्रो हो जाए। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इवेपोरेशन लॉसेस मोर, यानी जब सरफेस एरिया बढ़ गया ओवरऑल तो इवेपोरेशन लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इनिशियल
इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है हाई होती है, यानी ये कॉस्ट है इनिशियल इंस्टॉलेशन जो है कॉस्ट, इंस्टॉल करने के लिए आप प्रॉपर जो पंप को इंस्टॉल करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। टेक्निकल मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड, कि प्रॉपर कैसे जो है कहाँ पर किस एरिया में ये प्लेस करना है जिससे प्रॉपर चारों तरफ का एरिया इरीगेट हो सके, तो टेक्निकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। दिस मेथड ऑफ इरीगेशन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर हैवी इरीगेशन। अब सपोज किसी क्रॉप को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर ये मेथड आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्प्रिंकलर के थ्रू वाटर जो है बहुत कम क्वान्टिटी में क्रॉप को मिल पा रहा है, तो वहाँ पर हैवी इरीगेशन वाली क्रॉप्स आप इरीगेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, इसको ट्रिकल इरीगेशन भी कहते हैं। इसमें आप वाटर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं रोड जोन में, यानी कि जो भी प्लांट्स हैं उनकी जो रूट जोन है, ये सब सरफेस इरीगेशन हो गया कि ये ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक है, और ग्राउंड लेवल में सपोज ये जो है आपकी यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये रूट जोन है अगर, तो आप क्या करते हैं कि रूट जोन में ड्रिप प्रोवाइड कर देते हैं, ड्रेन्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि परफोरेटेड्स होती हैं, यानी परफोरेटेड पाइप्स प्रोवाइड कर दिए। क्लियर है, तो ये जो है ये आउटलेट हो गए, यानी यहाँ से वाटर आपका क्या होगा, निकल सकता है, तो ये परफोरेटेड पाइप कहलाते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपने ये डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर ये पाइप प्रोवाइड कर दिया और इसके थ्रू फ्लो करा दिया, तो जिससे रूट जोन में डायरेक्टली वाटर आपको अप्लाई हो जाएगा और क्रॉप को वाटर रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ प्लांट्स यूजिंग ड्रिप नोजल्स, ये ड्रिप नोजल्स कहलाती हैं, तो इनके थ्रू वाटर जो है मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि अब आपका वाटर सरफेस पे तो नहीं है, तो इसके वजह से इवेपोरेशन भी नहीं होगा और परकोलेशन लॉसेस आर एप्रिशिएबली रिड्यूस्ड इन दिस मेथड, तो ये लॉसेस जो है रिड्यूस हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन कैन नॉट बी यूज वेयर हैवी इरीगेशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ हैवी इरीगेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर आप इस टाइप का इरीगेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब आती हैं कुछ क्वालिटीज़ हैं इरीगेशन वाटर की, उन पर डिपेंड करता है। तो पहले सेडिमेंट कंसंट्रेशन, अगर वाटर में सेडिमेंट्स जो भी प्रेजेंट हैं वो फाइन सेडिमेंट्स हैं, तो फाइन सेडिमेंट्स इज डिपॉजिटेड फ्रॉम वाटर, तो वो ऑन सैंडी सॉइल्स, अगर आप सैंडी सॉइल पे फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं वाटर पे, तो वो फर्टिलिटी क्या करेंगे, लैंड की इम्प्रूव कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल फाइन सेडिमेंट्स हैं, इम्परमेबल कर देंगे सॉइल को और फर्टिलिटी लैंड की बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वाटर लॉसेस जो है नहीं होंगे। लेकिन अगर सेडिमेंट्स जो हैं ऑब्टेन जो हो रहे हैं इरोड होके, वो क्या कर रहे हैं, इरोडेड एरियाज़ के हैं, वो फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जो इरोडेड एरियाज़ के जो सेडिमेंट्स इरोड हो रहे हैं वो कोर्सर पार्टिकल्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी लैंड की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्युबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है 700 ppm, 700 ppm से ज़्यादा है अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, तो ये कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। Whereas if this concentration is greater than 2000 ppm, जो वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं इरीगेशन के लिए, अगर उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन 2000 ppm से ज़्यादा है, तो वाटर जो है इज़ हार्मफुल फॉर ऑल दी क्रॉप्स, यानी हर टाइप की क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा। अगर 700 से ज़्यादा है तो कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा, अगर 2000 से ज़्यादा है तो हर टाइप की क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होगा। तो इसको सैलिनिटी कंसंट्रेशन को यूजुअली आप एक्सप्रेस करते हैं एक फॉर्मूले के टर्म में, इसको CS यानी ये सैलिनिटी कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं Q इंटू C डिवाइडेड बाई Q माइनस CU प्लस PEF। क्लियर है, तो ये आपका फॉर्मूला कहलाता है सैलिनिटी कंसंट्रेशन का, जिसके थ्रू जो है आप सैलिनिटी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। Q इंटू C डिवाइडेड बाई Q माइनस CU प्लस PEF। क्लियर है, जहाँ आपका Q क्या है, ओवरऑल डिस्चार्ज है, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन इरीगेशन वाटर में कितनी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, Q माइनस CO P इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव रेनफॉल, जितने क्रॉप ग्रो होने के टाइम पे जो रेनफॉल हुई है वो रेनफॉल की वैल्यू है P इफेक्टिव। क्लियर है, तो इससे आप सैलिनिटी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि कितनी जो है सलाइन कंसंट्रेशन आपके वाटर में प्रेजेंट है। ये देख लीजिए,
ये नोटेशंस हैं। क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, सी यू कंजम्पटिव यूज, कि कितना वाटर को, क्रॉप को जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है, कंजम्पटिव यूज कहलाता है। यानी कि इसको कैसे आप फाइंड करते हैं, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। तो कंजम्पटिव यूज यानी कितना क्रॉप को वाटर रिक्वायर्ड है और कितनी उस टाइम में यूजफुल रेनफॉल हुई, तो उसकी हेल्प से आप सैलिनिटी कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जो सॉल्ट्स कंसंट्रेशन है यूजली मेजर्ड बाय फाइंडिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, यानी जो सैलिनिटी कंसंट्रेशन है वो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड करके भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में मेज़र करते हैं, म्यू मो पर सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इधर आप क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि आपका सॉइल वाटर जो है वो किस टाइप का है। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100 से 250 की रेंज में है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। तो ओवरऑल जो आपकी क्लासिफिकेशन होगा उसको C1 कहेंगे, मतलब लो सलाइन वाटर। क्लियर है। तो ओवरऑल ये जो वाटर है वो आपका लो सलाइन वाटर कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 से 750 की रेंज में है तो ओवरऑल ये वाटर जो है आपका मीडियम सलाइन वाटर कहलाएगा। अगर 750 से 2250 यानी 2250 की रेंज में है तो ये आपका हाई सलाइन वाटर कहलाएगा। और अगर ग्रेटर देन 2250 यानी 2250 से ज़्यादा है तो ये आपका जो है वेरी हाई सलाइन वाटर कहलाएगा। क्लियर है। तो जो भी सॉल्ट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होंगे, जब आयंस जो है ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं उसमें आयंस उतने ही ज़्यादा होते हैं, नहीं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर 100 से 250 है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आपका लो सलाइन वाटर कहलाएगा। अगर 250 से 750 की रेंज में है तो मीडियम, 750 से 2250 की रेंज में हाई और 2250 से ज़्यादा है तो वेरी हाई सलाइन वाटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है सोडियम आयंस। क्लियर है। सोडियम आयंस पर भी डिपेंड करता है इरिगेशन वाटर। तो प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के टर्म में आप बता सकते हैं कि कितना सोडियम वाटर प्रेजेंट है इरिगेशन वाटर में। क्लियर है। तो इसको सार रेशियो के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो सार रेशियो का फॉर्मूला होता है कि सोडियम आयंस अपॉन रूट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं और इस फॉर्मूले से वैल्यू भी सार रेशियो की पूछ लेते हैं। तो जितनी भी ओवरऑल इसको मेज़र करते हैं EPM में, इक्विवेलेंट पर मिलियन। जो सार रेशियो होता है ये वैल्यू आती है इसकी इक्विवेलेंट पर मिलियन। क्लियर है। EPM के फॉर्म में मेज़र करते हैं। तो जो भी सार रेशियो आता है तो ये कुछ सार वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि सार वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वाटर का क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो जो भी इरिगेशन वाटर है अगर उसमें सार वैल्यूज़ आपकी 0 से 10 के बीच में, यानी सोडियम आयंस कितने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की परसेंटेज, मैग्नीशियम आयन कितने हैं उनको डिवाइडेड बाई रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो जो सार रेशियो है अगर 0 to 10 की रेंज में है तो ये आपका कहलाएगा लो सोडियम वाटर। क्लियर है। लो सोडियम वाटर होगा। इसको डिनोट करते हैं S1 से। सार वैल्यू है S1 से डिनोट कर दिया। अगर 10 to 18 की रेंज में है तो ये आपका कहलाएगा S2 मीन्स मीडियम सोडियम वाटर। क्लियर है। और अगर आपका 18 to 26 की रेंज में है तो ये आपका कहलाएगा S3 मीन्स हाई सोडियम वाटर। अगर ग्रेटर देन 26 है तो ये आपका कहलाएगा S4 मीन्स वेरी हाई सोडियम वाटर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिन पर आप इरिगेशन वाटर को डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कितना सलाइन या कितना सोडियम वाटर प्रेजेंट है। एक पॉइंट देख लीजिए कि सार वैल्यूज़ कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग जिप्सम। अगर आप उसमें सॉइल में या वाटर में कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम डाल देते हैं तो उससे सार वैल्यू यानी सोडियम परसेंटेज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है जो इरिगेशन वाटर पर डिपेंड करता है, दैट इज़ बोरॉन कंसंट्रेशन।
तो ट्रेसेस ऑफ बोरॉन, जो भी केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको ट्रेसेस बोलते हैं, यानी कि जो ट्रेसेस हैं बोरॉन के इज़ फाउंड टू बी यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी ये प्लांट ग्रोथ के लिए यूज़फुल है। लेकिन अगर कंसनट्रेशन इनकी जो है 0.3 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं कुछ प्लांट्स के लिए। तो 0.3 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बोरॉन कंसनट्रेशन। अब एक टर्म आता है सोडिक सॉइल। ये तो हो गई क्वालिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वाटर की जिन पर डिपेंड करता है। एक वर्ड आता है सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल क्या होता है कि ये सॉइल करेक्टराइज करती है बाई हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, कि कितने ज़्यादा सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं सॉइल में, वो सॉइल आपकी सोडिक सॉइल कहलाएगी। अगर उसमें कंसिस्टिंग या एक्सचेंजेबल जो सोडियम आयन परसेंटेज है वो 15% से ज़्यादा है, यानी अगर उसमें सोडियम आयन परसेंटेज 15 से ज़्यादा है तो उस टाइप की सॉइल सोडिक सॉइल कहलाएगी। ये जो सॉइल होगी अकर होगी विद इन एरिड और सेमी एरिड रीजन, यानी सूखा, एरिड मतलब सूखा रीजन या सेमी एरिड मतलब थोड़ा सूखा रीजन से, वहाँ पर इस टाइप की सॉइल मिलेगी। ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, पुअर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है, डिले वाटर infiltration and availability, therefore ultimately obstructing plants growth। तो ये जो इस टाइप की सॉइल है वो आपकी क्या करेगी, डिले कर देगी, इन्फिल्ट्रेशन अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी वाटर की, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट्स ग्रोथ क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। क्या होता है कि जो भी रूट्स होती हैं, अब सपोज इसमें तो आपको रूट जोन में जो वाटर प्रेजेंट है, अब पता चला आसपास की सॉइल है उसमें सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा है। जब सोडियम आयंस मतलब सॉल्ट्स की परसेंटेज ज़्यादा है, जब सॉल्ट्स कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है बाहर और अंदर जो है ये रूट्स हैं, रूट्स में जो भी वाटर है वो फ्रेश वाटर होगा, तो रूट को, क्रॉप को ग्रो होने के लिए फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो रूट की जो लेयर है ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का जो स्टेप है वो शुरू हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो इसमें लो कंसंट्रेशन, अब रूट के अंदर जो फ्रेश वाटर है इसका मतलब लो कंसंट्रेशन है और बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन, यानी सोडियम आयंस प्रेजेंट है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होने लगता है। तो ओवरऑल क्या होगा, रूट्स और ये सॉल्ट्स क्या होंगे इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि वाटर सारा जो फ्रेश वाटर है वो बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर क्रॉप में सॉल्ट्स प्रेजेंट हो गए तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इसीलिए इस टाइप की सॉइल कहलाती है सोडिक सॉइल, जहाँ पर ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही मिलती है, कि वहाँ पर आयंस ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं और वाटर की परसेंटेज कम रहती है। तो ये अगर 15% से ज़्यादा है तो इस टाइप की सॉइल आपकी सोडिक सॉइल कहलाती है। Thank you friends.